नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम एक नए सेट लेके आए हैं जो अड्डा जीएस ये पटना के द्वारा प्रकाशन किया गया है। तो चलिए आज सेट नंबर 1 देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि क्या दिया है। तो आज का पहला इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सैंड फ्लाई बीमारी किस बीमारी की रोगवाहक कीट होता है। तो सैंड फ्लाई पूछ रहा है कि किस बीमारी की रोगवाहक कीट होता है। तो ये आपको हो जाता है कालाजार का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा डिस्कस करने से समय ज़्यादा लग रहा है और आप लोग के पास टाइम भी बहुत कम बचा है। तो डिस्कस मत कीजिए, जो जहाँ जहाँ हमको लिखे दिखाई देगा कि नहीं इम्पोर्टेंट है तो वहाँ पे हम बता देंगे। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन में कमी लाने हेतु कार्बन डाइऑक्साइड एवं उसके अन्य रूपों को लंबे समय तक संग्रहित करके रखना क्या कहलाता है। क्वेश्चन कर रहा है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन में कमी लाने हेतु कार्बन डाई एवं उसके अन्य रूप को लंबे समय तक संग्रहित करने को रखा जाता है, उसको क्या बोला जाता है। तो उसको बोला जाता है कार्बन कैप्चरिंग। क्या बोला जाता है? कार्बन कैप्चरिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि देश में होने वाले आयात निर्यात पर लगाया जाने वाला शुल्क कौन सा होता है। तो देश में होने वाले जो आयात और निर्यात पर होता है उस पर लगाया जो वाला शुल्क जो होता है वो हम लोग बोला जाते हैं सीमा शुल्क के माध्यम से बोलते हैं। और निगम कर याद रखिएगा कि केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। निगम कर आपका केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। और यह जो सीमा शुल्क है यह अप्रत्यक्ष कर है, नहीं निगम कर अप्रत्यक्ष है। निगम कर जो है प्रत्यक्ष कर है। निगम कर आपका प्रत्यक्ष कर हो गया और सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष हो गया। सीमा शुल्क आपका हो गया अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, और निगम कर हो गया आपका प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं 4 नंबर में कह रहा है कि भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर जो है आप याद रखिएगा कि यह गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। तो ये बन रहा है आपका डॉक्टर लोकेशी जी द्वारा स्थापित अहिंसा विश्व भारती संगठन हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला जो है विश्व शांति केंद्र की स्थापित करेगा। वर्ल्ड पीस सेंटर मतलब होता है विश्व शांति केंद्र। किसके द्वारा? तो ये डॉक्टर लोकेशी जी के द्वारा, ठीक है। किसके लिए? तो अहिंसा विश्व भारती संगठन के द्वारा किया जा रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि रामोसी विद्रोह का क्षेत्र था। तो रामोसी विद्रोह का क्षेत्र याद रखिएगा कि पश्चिमी घाट था। किसका था? रामोसी विद्रोह का क्षेत्र जो था आपका पश्चिमी घाट था। और रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा चीतर सिंह। किसके द्वारा? चीतर सिंह के द्वारा 1822 से लेकर 1829 ईस्वी के बीच जो ये रामोसी विद्रोह आपका हुआ था। किसके द्वारा? चीतर सिंह के नेतृत्व के द्वारा 1822 से 1829 ईस्वी के बीच। इसी में एक विद्रोह देखा था पागलपंथी विद्रोह। तो पागलपंथी विद्रोह आप याद रखिए कि असम में हुआ था। कहाँ हुआ था पागलपंथी विद्रोह? असम में हुआ था। जिसके नेतृत्वकर्ता किसने थे? टीपू थे। पागलपंथी विद्रोह का कौन थे? टीपू थे। और पागलपंथी विद्रोह 1825 से बीच 1827 के बीच हुआ था। पागलपंथी विद्रोह असम में टीपू के द्वारा 1825 से 27। और रामोसी विद्रोह आपको पश्चिमी घाट में हुआ 1822 से 1829 के बीच। चीतर सिंह इसके नेतृत्व थे। एक देता है कोल आंदोलन। इसमें आप याद रखिए पश्चिम रामोसी विद्रोह आपका पश्चिमी घाट हो गया। एक किसी में देगा आपका कोल आंदोलन। तो कोल आंदोलन आप याद रखिएगा कि 1831 से 32 के बीच। 1831 और 32 के बीच जो आपको कोल आंदोलन हुआ। किसके द्वारा? तो गोमधर कुंवर। उनके नेता कौन थे? तो गोमधर कुंवर थे। चलिए हो गया, तीनों क्वेश्चन देगा इसमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस में यदि प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F2 पर एक वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुनिए कि एक उत्तल लेंस में यदि प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर F2 पर हो और वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति अगर F1 पर होता तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता। इसी में क्वेश्चन एक दे देगा कि उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति अगर F1 पर होगा, यहाँ तो F2 दिया है ना, अगर F1 पर हुआ तो प्रतिबिंब याद रखिएगा कि अनंत बनेगा, और यहाँ F2 पर दिया है तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। दोनों क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में कह रहा है
कि साधन लागत यानी कि फैक्टर कॉस्ट का सही समीकरण क्या है, तो सही समीकरण इसमें याद रखिएगा कि बाजार मूल्य बराबर आपका होता है अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है। तो इसका देखिए हम बताते हैं फॉर्मूला, C/100 बराबर होता है F-32/180। C के जगह आप यहाँ 40 रखिएगा तो आपका आंसर निकल के आएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इस पे आप फार्मूला वो रखिएगा, यहाँ C की जगह कितना रखिएगा 40, अब यहाँ F के मान निकालिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसी में कहेगा कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का तापमान याद रखिएगा कि 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको फ़ारेनहाइट में देखिएगा तो 98.6 आपको फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 36.9 आपका डिग्री सेंटीग्रेड में, 98.6 आपको फ़ारेनहाइट में, और 310 केल्विन होता है। किसको? मानव शरीर का ताप कह रहा है। यहाँ पूछ रहा था कि 40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट का स्केल, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। पेरिस समझौता का यानी कि COP21, पेरिस समझौता को हम लोग COP21 भी कहते हैं, का आयोजन जो है किस वर्ष किया गया था। तो ये आपको 2015 में किया गया था। तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित COP27 शर्म अल शेख मिस्र में सम्मेलन 2022 में आयोजित किया गया था। ये तो COP1 हो गया, और COP27 यहाँ लिख देते हैं जी, मोबाइल पे यही दिक्कत होता है। COP27 जो है ये आपको 2027 में कहाँ हुआ था? मिस्र में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। और पेरिस समझौता 2021 यानी कि COP 2021 आपको 2015 में हुआ, और COP27 आपको हुआ मिस्र में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर में कह रहा है यहाँ पे कि बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य का विजय के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलता है। तो बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य के विजय के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? तो इसमें आप याद रखिएगा महास्थान अभिलेख से आपको जो है चंद्रगुप्त मौर्य के विजय के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जलदूत ऐप को किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। तो जलदूत ऐप याद ये रखिएगा कि ये किस मंत्रालय के द्वारा है। तो ये आपको ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा है। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जलदूत ऐप को द्वारा चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। प्रहरी ऐप यह गृह मंत्रालय अमित शाह के द्वारा जारी किया गया था। प्रहरी ऐप एक देता है इसमें, वो भी इम्पोर्टेंट है। प्रहरी ऐप आपका पूछेगा तो ये आपको गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जारी किया गया था। अब खान प्रहरी याद रखिएगा तो कोयला मंत्रालय के द्वारा, खान प्रहरी देगा तो कोयला मंत्रालय के द्वारा, जलदूत ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है तो किसका त्याग पत्र माना जाएगा? तो ये आपको माना जाएगा संपूर्ण मंत्री परिषद का त्याग पत्र। अगर भारत का राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दे देता है तो समझा जाएगा कि संपूर्ण मंत्री परिषद का जो है त्याग पत्र दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओखला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ओखला वन्यजीव अभयारण्य आप याद रखिएगा कि ये आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में आपका जो है ओखला वन्यजीव अभयारण्य है। दुधवा याद रखिएगा कि ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, और फगपुई मिजोरम में है। फगपुई इसमें मिजोरम में एक देता है, फवंगपुई याद रखिएगा कि मिजोरम में है। फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में, और क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान आपका त्रिपुरा में है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ओखला वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। बादाम पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो बादाम की पहाड़ी आप याद रखिएगा कि ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। मयूरभंज लोह अयस्क भी आप याद रखिएगा कि उड़ीसा में है। रत्नागिरी और चंद्रपुर लोह अयस्क ये आपको महाराष्ट्र में पड़ता है। रत्नागिरी और चंद्रपुर लोह अयस्क महाराष्ट्र में, मयूरभंज आपको उड़ीसा में, और बादाम की पहाड़ी आपका उड़ीसा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि सिंध पर ब्रिटिश ने कब कब्जा किया था। तो सिंध पर ब्रिटिश ने आपको 1843 ईस्वी में कब्जा किया था। अब पंजाब पर पूछेगा तो 1849 ईस्वी में, 1849 ईस्वी में आपको पंजाब पर कब्जा किया था और सिंध पर 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वां रायसीना संवाद 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया था। 8वां रायसीना संवाद 2023 का आयोजन जो है आपका नई दिल्ली में किया गया था। अब मुख्य अतिथि पूछेगा कि रायसीना का, तो मुख्य अतिथि आपके हो जाएंगे इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी थे। इटली के प्रधानमंत्री जो है इसके मुख्य अतिथि थे। रायसीना संवाद 2023 के पूछेगा कि मुख्य अतिथि कौन थे, तो इटली के प्रधानमंत्री जो हैं कौन थे, मेलोनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है आपका कि भूपरपट्टी की रचना के सामान्य तत्वों का सही क्रम कौन सा है, व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आपको ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में, फिर उसके बाद सिलिकॉन, एल्युमिनियम, तब आपका लोहा हो जाएगा। तो भूपरपट्टी में सबसे अधिक तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन, उसके बाद आता है सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। नेक्स्ट है कि कोहरा बादल और कुहासा में कौन सा कोलाइडी तंत्र अभियुक्त होता है। तो इसमें कह रहा है आपको कोहरा बादल और कोहरा बादल और कुहासा में, तो इसमें आपको होता है गैसों में द्रव। कहाँ दिया है, हाँ गैसों में द्रव, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अब गैसों में द्रव, कोहरा बादल और कुहासा हो गया। दूध होगा था आपका द्रव में द्रव, दूध आप याद रखिएगा कि द्रव में द्रव, और कीचड़ होता है द्रव में ठोस। द्रव में ठोस कहेगा, देखिए यहाँ द्रव में ठोस में द्रव दिया है, सॉरी, द्रव में ठोस कहेगा, यानी कि द्रव में ठोस। तो आप याद रखिएगा कि कीचड़ क्या होता है, कीचड़। नेक्स्ट है कि एनी बेसेंट द्वारा गठित होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित था। तो ये आपको स्थित था अडायर में। कहाँ था, एनी बेसेंट द्वारा गठित होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ अवस्थित था, तो आपको अडायर में था। और एनी बेसेंट का जन्म याद रखिएगा कि 1 अक्टूबर 1847 ईस्वी को एनी बेसेंट का जन्म हुआ था। और इंडियन होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। और एनी बेसेंट जो थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख भी बनी थी। तो ये तीनों फैक्ट आप एनी बेसेंट के में याद हो गया। अगला इसमें 20 नंबर कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए, और कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। क्या कह रहा है, सुमेलित नहीं है। तो इसमें कह रहा है दैतवाद, तो दैतवाद आपको रामानंद है, तो दैतवाद आपको रामानंद नहीं होंगे, आपका दैतवाद के हो जाएंगे आनंद तीर्थ। आनंद तीर्थ आपको हो जाएंगे दैतवाद। अब विशिष्ट दैतवाद रामानुचार्य, बिल्कुल सही है। दैतवाद आपका निमकाचार्य, शुद्ध दैतवाद आपका वल्लभाचार्य। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दैतवाद, आपका हो जाएगा दैतवाद का आनंद तीर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विकास होने के कारण उसे मंडलीय मृदा भी कहा जाता है। तो ये आपको लाल पीला मृदा के अधिकांश होने के कारण इसको मंडलीय मृदा भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार के किस अधिकांश क्षेत्र में मिट्टी का विकास होने के कारण, तो लाल और पीली मृदा का विकास होने के कारण जो है आपका मंडलीय मृदा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि अमोनिया का एक गुण कौन सा है। तो अमोनिया का एक गुण आप याद रखिएगा, इसमें इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस को नीला हो जाता है। अमोनिया का एक गुण होता है कि इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस जो है आपको नीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि राज्यसभा की गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। ठीक है, और राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 245। ठीक है, राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में पूछेगा, तो अनुच्छेद आप याद रखिएगा कि 80 में है। और राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित गलत है। क्या कह रहा है, गलत। एक चीज़ और आपको बता दें कि जब आप पेपर देने जाइएगा तो जहाँ गलत और सही पूछेगा उसको आप ऐसे क्वेश्चन में घेर दीजिएगा, ताकि जब उसको आंसर दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हमको गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है। तो यहाँ गलत पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए कह रहा है कि द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि के द्वारा हुआ था। तो ये सही कह रहा है कि द्वितीय अंगाल मैसूर युद्ध जो है आपको मैंगलोर की संधि के द्वारा हुआ। और चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध आपको कह रहा है कि पांडिचेरी। तो चतुर्थ मंगाल मैसूर युद्ध जो है
चतुर्थ अंगाल मैसूर पांडिचेरी की संधि के द्वारा आपका नहीं हुआ था, तो यही क्वेश्चन आंसर आपका गलत हो गया। अब प्रथम अंगाल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा, तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा हुआ था, और चौथा अंगाल मैसूर युद्ध जो है 1798 और 99 में हुआ था। मैसूर साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि कौन सा पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में होता है जिसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य कच्चे फलों को पकाना होता है। तो इसमें आपको याद रखिएगा कि इथिलीन जो होता है गैसीय अवस्था में होता है जिसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कच्चे फलों को पकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो स्टेटमेंट 1 दिया है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो संसद को संबोधित तथा राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। दूसरा नंबर कह रहा है इसमें 26 में कि राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून जो है प्रभावित होता है। कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून जो है आपको प्रभावित होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा कि एक और दोनों सही कर रहा है कि अगर राष्ट्रपति शासन भी लगेगा तो संसद द्वारा कानून खत्म नहीं होगा, वो संसद द्वारा कानून जो है आपका लागू रहता है। तो दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट कर रहा है कि किसके गैसीय नियम के अनुसार स्थिर दाब पर एक गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो ये आपको चार्ल्स का नियम है। चार्ल्स का नियम कहता है कि स्थिर दाब पर एक गैस का निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ठीक है। अब बायल का नियम पूछेगा तो स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दाब होता है बायल का और यहाँ आयतन याद रखिएगा कि आपका हो जाएगा चार्ल्स का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है 28 में कि इसरो के द्वारा निसार अभियान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। तो इसरो के द्वारा निसार जो है यह 2024 में आपका लॉन्च किया जाएगा। और नासा का मुख्यालय कहाँ है, तो नासा का वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। और नासा का गठन कब हुआ था, तो 1958 में आपका नासा का गठन हुआ और वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। और इसरो के द्वारा निसार अभियान कह रहा है तो 2024 में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा भौतिक परिवर्तन का स्पष्ट उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन होता है आपको पानी का जमकर बर्फ बनना और बर्फ से फिर पानी में लाना। भौतिक परिवर्तन माने क्या हुआ कि जैसे कि पानी को हम लोग बर्फ किए और बर्फ के दोबारा फिर हम लोग पानी किए, माने कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में और दूसरे अवस्था से फिर वापस उसी अवस्था में आ जाता है, तो उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि दूध का दही जमना, तो दूध से हम लोग दही जमा सकते हैं लेकिन दही से फिर वापस हम लोग दूध उसको नहीं बना सकते हैं। तो जब नहीं बनाएंगे तो याद रखिएगा कि वह रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा और जो बन जाएगा वो समझिए कि भौतिक परिवर्तन। जैसे कि पानी से हो जाएगा कि आपको बर्फ बना दिया, बर्फ से फिर वापस पानी लगा देंगे तो आपको हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब दो भ्रंश रेखा के दोनों ओर भूखंड ऊपर की ओर उठ जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है रैप घाटी कहलाता है। क्या कहलाता है, रैप घाटी कहलाता है। विकल्प में से कौन सा गेहूं का नस्ल कह रहा है कि इसमें नहीं है, नहीं जहां हो घेर दीजिए आप। तो विकल्प कह रहा है कि आपको गेहूं का नस्ल नहीं है। तो इसमें आपका 31 में कह रहा है कि माही और सुगंधा आपको गेहूं का नस्ल नहीं है। अब माही और सुगंधा याद रखिएगा कि यह चावल का है। किसका है, आपका चावल का है माही और सुगंधा। सोनालिका, अर्जुन और कल्याण सोना यह आपका गेहूं का नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि न्यूटन के किस गति के नियम से स्पष्ट किया गया है कि किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन हेतु एक बल आवश्यक होगा। तो यह हो जाएगा आपका गति का प्रथम नियम। क्या हो जाएगा, गति का प्रथम नियम होगा। न्यूटन ने छोटी जी का मान कितना बताया था, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और न्यूटन के दूसरा नियम से आप याद रखिए कि बल का व्यंजक, न्यूटन के दूसरा नियम से आपको हो जाएगा बल का व्यंजक। अब पहला नियम से बल का परिभाषा ज्ञात होता है, न्यूटन के दूसरा नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होगा और न्यूटन के पहला नियम से आपको बल की परिभाषा। यहाँ कह रहा है कि न्यूटन के गति के नियम से स्पष्ट होता है कि किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन हेतु बल होना आवश्यक है। तो ये आपको प्रथम नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व विरासत दिवस आप याद रखिएगा कि यह 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अब विश्व हिंदी दिवस आपका हो जाता है 14 सितंबर
जो याद आता है हमको बता देते हैं। 14 सितंबर हिंदी दिवस, और 2 दिसंबर आपको हो जाएगा कंप्यूटर साक्षरता दिवस, और 16 सितंबर आपको ओजोन दिवस मनाया जाता है, और गोवा मुक्ति दिवस आपको 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है कि नीलहरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा और जीवाणु को किस जीव जगत में रखा गया है? तो ये आपको मोनेरा जगत में रखा गया है। नीलहरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु को किस जगत में रखा गया? तो आपको मोनेरा जगत में रखा गया है। पेनिसिलिन कवक जगत के अंतर्गत आता है। पेनिसिलियम याद रखिएगा कि कवक जगत के अंतर्गत आता है। कौन? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम आप याद रखिएगा कि कवक जगत के अंतर्गत आता है, और नीलहरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा मोनेरा जगत का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 34 से 35 नंबर में कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है? तो पेलाग्रा आपको होता है नियासिन की कमी से। किसके कमी से? नियासिन की कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम याद रखिएगा कि अस्कर्बिक होता है। क्या होता है? विटामिन सी का अस्कर्बिक अम्ल हो जाएगा। विटामिन B3 होता है नियासिन। विटामिन B3 याद रखिएगा कि नियासिन। विटामिन B7 आपको बायोटिन होता है। विटामिन B7 बायोटिन। और विटामिन B12 होता है आपको साइनोकोबालामिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो कोटेश्वर याद रखिएगा कि भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो राजस्थान का प्रवेश द्वार आपको भरतपुर को कहा जाता है। और भारत का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? आपको मुंबई को कहा जाता है। ठीक है। और कटक को सिल्वर सिटी के उपनाम से जाना जाता है। किसको? कटक को याद रखिएगा कि सिल्वर सिटी के नाम से जाना जाता है। और मोतियों का शहर याद रखिएगा कि हैदराबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या अलग अलग हो तो क्या कहलाते हैं? तो वे समभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो यहाँ देखिए दिया है डी, समभारिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसका मुख्य कार्य जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन का पैकेजिंग, संग्रहण और श्रवण करना होता है? तो ये आपको किसका कार्य पूछ रहा है? तो ये आपको होता है गोल्जी काय का। किसका होता है? गोल्जी काय का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म गार्जियन 4 एक्सरसाइज जो है 2023 में किन देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच हुआ है। भारत और जापान के बीच। मालाबार याद रखिएगा कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच मालाबार होता है। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया तथा हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो यह दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया तथा हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ। अब वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती के द्वारा नारा दिया गया था। कौन? वेदों की ओर लौटो। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया था। ये जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा है ये सब नोट कर लीजिएगा। अगला कर रहा है कि किस समिति को हम लोग लघु समिति भी कहते हैं? तो लघु समिति लोक लेखा समिति को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? लोक लेखा समिति को। और लोक लेखा समिति का गठन याद रखिएगा कि आपको 1921 ईस्वी में लोक लेखा समिति का गठन हुआ था। और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं जिसमें आपको 15 लोकसभा से और 7 जो आपके राज्यसभा से होते हैं। अब प्राक्कलन समिति का गठन आपको 1950 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है। तो इसमें आपको फ्यूजियामा जो हो जाएगा ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है। मोयना ज्वालामुखी फिलीपींस में आपका ये स्थित है। मोयना ज्वालामुखी फिलीपींस में, और माउंट एटना इटली में, और मोनोलोवा आपको हवाई द्वीप में। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ए नंबर। नेक्स्ट करा है कि फ्रेंच ओपन 2023 के विजेता कौन थे? तो फ्रेंच ओपन 2023 के विजेता आप नोवाक जोकोविच को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। 45 नंबर में कह रहा है, थोड़ा सा छोटा कर ताकि अच्छा से दिखे। 45 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो अमेरिका के संविधान से इसमें पूछ रहा है मौलिक अधिकार और उपराष्ट्रपति के पद जो है आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब विधि के शासन याद रखिएगा कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन, मौलिक अधिकार और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर।
46 नंबर में कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आप याद रखिएगा कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब 22 अप्रैल याद रखिएगा कि यह होता है पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के संदर्भ में किस व्यक्ति ने तड़ित चालक का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो ये आपको प्रस्तुत किए थे गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। कांग्रेस के संदर्भ में किस व्यक्ति ने तड़ित चालक सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। अब साम्राज्यवाद नाश हो का नारा जो याद रखिएगा कि भगत सिंह के द्वारा दिया गया। विजयी विश्व तिरंगा श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलिफ का आनुवंशिकी सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो ये आपको आधारित होता है लैंगिक जनन पर। किस पे होता है? लैंगिक जनन पर होता है। और समसूत्री विभाजन कायिकी विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन पूछेगा तो कायिकी विभाजन, समसूत्री कायिकी विभाजन आपको हो जाएगा। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो राधा मोहन कप का संबंध आप याद रखिएगा कि आपको पोलो खेल से है। किससे है? अब सीके नायडू कप क्रिकेट से। और रबड़ शब्द का संबंध होता है आपको क्रिकेट से। एक रबड़ शब्द क्रिकेट से होता है। वाकर कप का संबंध गोल्फ से है। तो यहाँ आपको हो जाएगा पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सुमेलित नहीं है तो डायनेमो का कार्य क्या होता है? तो डायनेमो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ट्रांसमीटर होता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। और विद्युत बल्ब होता है विद्युत ऊर्जा से प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में। और मोटर होता है आपको विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसमें आपको दिया है ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर विद्युत ऊर्जा से ध्वनिक ऊर्जा में नहीं होता। यही आपका गलत दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि सिंधु घाटी सभ्यता हाथी का कपाल खंड कहाँ से प्राप्त किया था? सिंधु घाटी सभ्यता में हाथी का जो कपाल खंड है वह कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो याद रखिएगा कि सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। अब मोहनजोदड़ो की खोज जो है राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। अब चहुंदड़ो आप सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चहुंदड़ो आपका याद रखिएगा कि ये भी जो है आपको सिंधु नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ आपका सतलज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक आधार पर मानचित्र को बनाया गया। क्वेश्चन कर रहा है कि वैज्ञानिक आधार पर मानचित्र को बनना क्या कहलाता है? तो ये आपको कार्टोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्टोग्राफी कहलाता है वैज्ञानिक आधार पर मानचित्र का बनना। जुलाई 1937 में प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने अपनी सरकार गठित किया था। तो ये आपको 6 प्रांतों में किया था। किसमें किया था? 6 प्रांतों में जो है आपको सरकार गठित किया था जुलाई 1937 ईस्वी में। अगला है 54 नंबर कि कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित आप याद रखिएगा इसमें कि पुराना किला आपको शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। यही आपको जो है सही सुमेलित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि एक प्रजाति को लाभ मिले और दूसरी प्रजाति को हानि, तो इसका प्रभाव क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग परिजीविता कहते हैं। ये तीनों ऑप्शन जो है, चारों ऑप्शन एक पिछले वीडियो में हम बना चुके हैं, तो उस वीडियो को आप देखिएगा। ठीक है। कि यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि प्रजातियों को लाभ मिले और दूसरी प्रजाति को हानि, तो इसको आपको परिजीविता कहते हैं। अगला है कि कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो लीडर पत्रिका का संपादन मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। हमदर्द पत्रिका का संपादन मोहम्मद अली के द्वारा किया गया। और भवानी पत्रिका का संपादन जो है मैडम भिखाजी कामा के द्वारा किया गया। तो इसमें सही कह रहा है, तो सही आप याद रखिएगा कि इसमें हो जाएगा आपको लीडर पत्रिका मदन मोहन मालवीय, हमदर्द पत्रिका मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। ये भवानी आपका गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कर रहा है 57 में कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर शीत ऋतु होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायित्व होती है? तो ये आपको पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस मुगल शासन के शासन काल में फ्रांसिस्को पलस्ट ने भारत की यात्रा पर किया था? तो भारत की यात्रा जहांगीर के शासन काल में यह फ्रांसिस्को पलस्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि
जंतु कोशिका से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो जंतु कोशिका के संबंध में बोल रहा है तो आपका हो जाएगा कि जंतु कोशिका ऊर्जा का संग्रह कार्बोहाइड्रेट एवं ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं, बिल्कुल सही है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति के स्थान पर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ये भी सही है। और जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है, ये भी सही है। तो ये आपका उपर्युक्त सभी कथन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि मसौदा समिति का सदस्य नहीं थे। तो मसौदा समिति का सदस्य आपको इसमें कह रहा है कि नहीं थे, तो इसमें आप याद रखिएगा कि सरदार पटेल जो थे आपको मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताइए। तो उत्तर से दक्षिण का सही क्रम याद रखिएगा कि थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये आपका उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य भाषा आयोग का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष आपको हो जाएंगे बीजी खेर जो है 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, उस समय इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट कर रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन को अधिक क्वेश्चन कर रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको कार्नेलाइट मैग्नीशियम का अयस्क होता है, पारा सिनेबार और सोडियम बोरेक्स यानी कि बेरियम आपका जिंक का अयस्क, जिंक ब्लेड का अयस्क नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर कि ये गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान में कब स्वीकार किया गया था? तो भारतीय संविधान में यह 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को जो है भारतीय संविधान के द्वारा 22 जनवरी 1947 को क्या स्वीकार किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या याद रखिएगा कि आपका 33 था, ठीक है। अब संविधान सभा में महिलाओं के सदस्यों की संख्या आपका 15 था। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा रद्द कर दिया गया था? तो इसमें आपको हो जाएगा अस्पृश्यता का अंत जो है आपको अनुच्छेद 17 के द्वारा रद्द कर दिया गया था। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में है। और धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर अगर भेदभाव करेगा तो अनुच्छेद 15 में दिया गया है। और लोक नियोजन विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि सर्वप्रथम देशी रियासतों के संबंध में नीति की घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो ये आपको नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 67 नंबर 67 में कह रहा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग जो है आपका ये किया जाता है सरकार तथा केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रण तथा कीमत स्थिरता निगरानी हेतु किया जाता है। कर्मचारी के महंगाई भत्ता निर्माण में किया जाता है और मुद्रास्फीति के व्यापक आर्थिक संकेत के रूप में भी किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि मूल भौतिक राशि विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई इकाई आप याद रखिएगा कि एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। और समतल कोण का आपको होता है रेडियन, समतल कोण कहेगा तो याद रखिएगा कि रेडियन, और धन कोण कहेगा तो अस्टेरियन, और ज्योति तीव्रता के आपका हो जाता है कैंडिला। भारतीय नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किससे प्रेरित होकर किया था? तो ये आपको किया था जोसेफ मेजनी से प्रेरित होकर किया था। भारतीय नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह द्वारा किया गया, लेकिन किससे प्रेरित होकर वह किए थे? तो जोसेफ मेजनी से प्रेरित होकर जो है भारतीय नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का रहा है कि पाकिस्तान स्थित साल्ट रेंज पर्वत निम्नलिखित में से किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो ये आपको ब्लैक पर्वत का आपका उदाहरण है, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी भी याद रखिएगा कि ब्लैक पर्वत का ही है, नीलगिरी पहाड़ी ब्लैक पर्वत का। और मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान में स्थित है, मालवा का पठार। और छोटा नागपुर पठार या रांची का पठार या संप्रदाय पठार का यह उदाहरण है, रांची का पठार।
अगला क्वेश्चन कर रहा है 71 नंबर कि पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक जारी किया जाता है, तो किस संस्था के द्वारा पूछ रहा है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है आपको पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक जो है जारी किया जाता है। अब विश्व आर्थिक मंच जो है कि स्थापना 1971 में किया गया था, याद रखिएगा कि विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में किया गया था। अब इसका मुख्यालय याद रखिएगा कि स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला है कि ध्वनि प्रदूषण निम्न नियम किस वर्ष लागू किया गया था? ध्वनि प्रदूषण नियम जो है आप याद रखिएगा कि यह 2000 में लागू किया गया था। वन जीव अधिनियम 1972 में हुआ था। वन जीव 1972 में। एनजीटी की स्थापना, एनजीटी ये आप याद रखिएगा कि 2010 में, अक्टूबर 2010 में आपको एनजीटी की स्थापना किया गया था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, और वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। एनजीटी की स्थापना अक्टूबर 2010 में, और ध्वनि प्रदूषण का नियम लागू किया गया 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कर रहा है कि सूर्य कुंड भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र भारत के किस भाग में स्थित है? तो इसमें आपको याद रखिएगा कि आप झारखंड में स्थित है। सूर्य कुंड भूतापीय ऊर्जा जो है यह भारत के झारखंड में स्थित है। और सूर्य कुंड शिल्प मेला कहेगा तो आप याद रखिएगा फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। सूर्य कुंड शिल्प मेला कहेगा तो फरीदाबाद हरियाणा में लगता है, ठीक है। और सूर्य कुंड भूतापीय क्षेत्र आपको झारखंड में हो गया। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश में पूछताछ घास के मैदान पाए जाते हैं? तो पूछताछ घास के मैदान आप याद रखिएगा कि हंगरी में पाए जाते हैं। और पम्पास जो आपका होता है समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो है आप याद रखिएगा कि अर्जेंटीना में है। पम्पास आपका अर्जेंटीना में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। अब प्रेरी संयुक्त राज्य अमेरिका में, प्रेरी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। स्टेपी याद रखिएगा कि एशिया, यूक्रेन, रूस, चीन और मंचूरियाई प्रदेश में पाया जाता है स्टेपी घास। अब बेल्ट याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका में, बेल्ट आप याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो आपको याद रखना है कि प्रविष्टि पर्वन जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित आपका नहीं है। प्रविष्टि आपके द्वारा रचयिता जो है हेमचंद्र के द्वारा रचयिता किए थे। प्रविष्टि जो है हेमचंद्र के द्वारा जो है इसकी रचना किया गया था। अगला है कि सुमेलित नहीं है। इसमें कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया है प्रमुख नदी, उसका दिया है उद्गम स्थल। तो 76 में आप याद रखिएगा कि गंगा नदी गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी से निकलती है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है। और चंबल जो है मध्य प्रदेश के समीप जनापाव पहाड़ी से निकलती है। ये तीनों कथन आपका सही हो गया। लेकिन काली नदी कुमाऊं हिमालय का पतसुंग तुंग हिमानी से आपका यह नहीं निकलता है, बल्कि यह नीलम हिमनद से निकलता है। कहाँ से निकलता है? नीलम हिमनद से निकलता है। तो ऑप्शन हम लोग का यहाँ हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इंटरप्रेटर ऑफ इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपको हो जाएगा झुम्पा लहरी के द्वारा इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज नामक पुस्तक लिखा गया था। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ के द्वारा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हेनरी मिलर के द्वारा लिखा गया था। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हेनरी मिलर के द्वारा। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ के द्वारा। फ्रीडम क्रॉप फियर आंग सू, फ्रीडम क्रॉप जो है फियर जो है आपको आंग सुन की के द्वारा लिखा गया था। अगला इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित इसमें पूछ रहा है कि पीली क्रांति और उनके जन्मदाता दिया है। एक तरफ दिया प्रमुख क्रांति, उसके जन्मदाता। तो पीली क्रांति का जन्मदाता इसमें दिया निरपक तुज। तो निरपक तुज इसमें नहीं होगा, सैम पित्रोदा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सैम पित्रोदा जो आपको हो जाएंगे, ये आपको हो जाएंगे पीली क्रांति के। ये ऑप्शन आपका गलत दिया है। गुलाबी क्रांति दुर्गेश पटेल, ठीक है। नीली क्रांति हीरालाल चौधरी, और लाल क्रांति आपको हो जाएगा विशाल तिवारी। 79 इसमें दिया है कि हर घर गंगा जल योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है? तो ये आपको बिहार सरकार के द्वारा जो है चलाया गया है, ठीक है। इसकी शुरुआत 27 नवंबर को किया गया था।
80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पेशियों को अवस्थि से टेंडन नामक ऊतक जोड़ता है। पेशियों को अवस्थि से जो है कह रहा है कि टेंडन नामक ऊतक जो है जोड़ता है। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि पेशियों को अवस्थि से जो है टेंडन नामक ऊतक जोड़ता है और अस्थि को अस्थि से लिगामेंट के द्वारा जोड़ा जाता है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे राइट है कि पेशियों को अस्थि से जोड़ना टेंडन के द्वारा और अस्थि को अस्थि से जोड़ना लिगामेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि का होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में आपको होता है 22 दिसंबर का। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में आपको जो कह रहा है कि सबसे बड़ा दिन किस तिथि का होता है, तो 22 दिसंबर का होगा। अब भूमध्य रेखा पर कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। ये भी याद रखिएगा कि भूमध्य रेखा जो है आपको 13 देश से होकर गुजरती है। अब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को पूछेगा तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन शायद 21 जून का होता है, आप देख लीजिएगा गूगल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि कौन सा हार्मोन जो है मादाओं से प्रसव के समय गर्भाशयीय पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है, इसलिए इसे जन्म हार्मोन भी कहते हैं। तो ये आपको ऑक्सीटोसिन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि मिथेनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण कहाँ किया गया। तो मिथेनॉल से कह रहा है चलने के लिए, तो आप याद रखिएगा कि ये हो जाएगा बेंगलुरु में। कहाँ हो जाएगा, बेंगलुरु में हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के मकबरे को विशुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा माना जाता है। तो ये आपको माना जाता है बलबन के मकबरा को। बलबन को मकबरा का जो है विशुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा माना जाता है। किसका, बलबन के मकबरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है आपका कहाँ स्थित है, तो खड़गवासला में आपका स्थित है नेशनल डिफेंस एकेडमी। एयरफोर्स पूछेगा तो आपको कोयम्बटूर में। अब एयरफोर्स टेक्नोलॉजी पूछेगा तो जलाली बेंगलुरु में है। अब इंडियन मिलिट्री एकेडमी आपका देहरादून में है और नेशनल डिफेंस कॉलेज आपका नई दिल्ली में है। अगला इसमें कह रहा है एक तरफ दिया अनुच्छेद और दूसरा दिया उससे विषय से संबंधित। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें सही नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के द्वारा। मौलिक कर्तव्य आपको हो जाएगा अनुच्छेद 51 के ए में। और अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में दिया गया है। अभी ऊपर बताए हैं क्वेश्चन में, अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17 में और अनुच्छेद 21 के ए में आप याद रखिएगा कि शिक्षा का अधिकार है। क्या है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और जो कथन सही या गलत का चयन कीजिए। तो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद असमक है। 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दक्षिण भारत का, कथन 1 में दिया है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद असमक है। ये कथन आपका सही है। कथन बी में कह रहा है कि असमक की राजधानी तंजौर या तंजावुर थी। ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा कि ए सही है और बी गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि लाल सिंधी किसका नस्ल है। तो लाल सिंधी आप याद रखिए कि यह गाय का नस्ल है। किसका है, लाल सिंधी गाय का है। गिर नस्ल, साहिवाल नस्ल और राठी नस्ल, ये भी आप याद रखिए कि ये भी आपका गाय का ही नस्ल होता है। भदवारी, नागपुरी, सुरती, मेहसाना और नीली रावी यह आपका भैंस का प्रमुख नस्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ट्रेन में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी को रोकने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। तो ये ऑपरेशन सतर्क जो है आपको रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा जो है चलाया गया है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से रविंद्र कुमार सिन्हा को जाना जाता है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का आइसमैन किसे कहा जाता है। तो च्वांग नेरफोल को कहा जाता है आइसमैन। अब भारत का जल पुरुष के रूप में राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश सांखला को। अब भारत का जल पुरुष राजेंद्र सिंह को और भारत का आइसमैन च्वांग नेरफोल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है 91 नंबर,
स्लो स्लो करा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। स्लो स्लो इसलिए करा रहे हैं कि आपका दिमाग में जो है सारा क्वेश्चन फिट हो जाए, ताकि दोबारा वीडियो ना देखना पड़े। लेकिन हम रिपीट करेंगे कि वीडियो जो है आप बार बार देखिएगा, ताकि जो है आपको वीडियो में ही पूरा क्वेश्चन याद आ जाए। क्योंकि इस जो सेट जो अड्डा जीएस जो बनाए हैं अड्डा जीएस के द्वारा, ये बहुत ही बेहतरीन सेट आपका है। आप लगा रहे हैं, आपका 91 तक क्वेश्चन हो चुका है, 90 तक, तो आप खुद अनुमान लगाइए कि ये सेट कितना अच्छा है। और भी आप सेट करवाए होंगे, लेकिन ऐसा सेट आपको नहीं मिला होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 9 सेट अभी और बाकी है। अगला इसमें कह रहा है कि भारतीय नौजवान सभा की स्थापना कब किया गया। तो भारतीय नौजवान सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना 1928 ईस्वी में किया गया था। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में किया गया था। और भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना यहाँ 1906 दिया है, यह 1905 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि किस हिमालय की काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया के रीढ़ कहा जाता है। तो उच्च एशिया के रीढ़ आप याद रखिएगा कि ये बोला जाता है आपको ट्रांस हिमालय को। क्वेश्चन का रहा है कि किस हिमालय को काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है। तो यह ट्रांस हिमालय को कहा जाता है। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों और उनकी भौगोलिक क्षेत्र को घटते क्रम में आप व्यवस्थित कीजिए। तो घटते क्रम में आपको हो जाएगा, घटते क्रम में आपका हो जाएगा, पहले इसमें देखिए ऑप्शन वहाँ दिया है, यहाँ पे कह रहा है। तो सबसे पहले आप याद रखेगा कि राजस्थान, सबसे पहले आपका राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है महाराष्ट्र का क्षेत्र, कह रहा है कि सबसे बड़ा क्षेत्र आपका राजस्थान का आता है। उसके बाद आपको हो जाएगा महाराष्ट्र का क्षेत्रफल, सबसे ज़्यादा अधिक होता है राजस्थान का। उसके बाद होता है महाराष्ट्र का। उसके बाद आपका आएगा कर्नाटका का, और सबसे आएगा अंत में आपको तमिलनाडु का। तो इसमें से याद लीजिए 1 1 3, उसके बाद हो जाएगा 4, 1 3 4, इसमें कहाँ दिया है। तो 1 3 4 आपको हो जाएगा ऑप्शन एप्पल। नेक्स्ट है कि सोलन मानसिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो सोलन मानसिंह आपको भारतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल शासक ने लिखा है कि भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं। तो ये कहा गया था बाबर के द्वारा। बाबर के द्वारा लिखा गया था कि भारतीय मरना जानते हैं लेकिन वह लड़ना नहीं जानते हैं। अब इसमें देखिए मैथ का दिया है, तो मैथ आप लोग लगा लीजिएगा। देखिए एकदम सिंपल मैथ है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। मैथ आप लोग लगा लीजिएगा। तो चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि एग्ज़ाम पोर्टल का सेट नंबर 2 हम करा चुके हैं, 7 सेट और कराना है। तो वो भी आपका सेट होगा, इसके बाद हम सेट कराएंगे। क्योंकि यह किताब हम पढ़ें तो बहुत ही अच्छा हमको लगा, इसीलिए हम इस सेट को सोचे कि सबसे पहले यह सेट ही दे दें। ये इसके सेट खत्म होने के बाद, यानी कि अड्डा जीएस पटना के जो ऊपर प्रकाशित किया गया है, इस सेट को खत्म होने के बाद जो हम एग्जाम पोर्टल वाला सेट करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।